नमस्कार। ग्रीष्मकालीन मूंग की अगर आप अपने खेतों में बुआई कर चुके हो तो बुआई करने से लेके अगले 20 से 25 दिन है वो इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं टाइम के अंदर आपका उत्पादन डिसाइड हो रखा होता है। इसी टाइम के ऊपर आपकी फसल आगे चलकर किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगी और कितने दिनों में आगे चलकर आपकी फसल है वो पककर तैयार होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मूंग की बुआई करने से लेकर अगले 25 से 30 दिनों के बीच में हमें कब सिंचाई करनी चाहिए, कब खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें इसके अंदर लगने वाली बीमारियां विशेषकर इल्ली है या फिर सफ़ेद मच्छर है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का जो सही समय होता है। इसके ऊपर हमने पीछे एक ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आप अपने खेतों में मूंग की बुआई नहीं कर पाए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप 15 अप्रैल से पहले अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। उस वीडियो के अंदर आप जाके देखिए, जिसकी मदद से आप बुआई करते वक्त कौन सा बेसल डोज डालना है, किस तरह से खेत की तैयारी करनी और बढ़िया उत्पादन मीन्स 6 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल के बीच में अगर आपको पर एकड़ उत्पादन निकालना है तो उसके लिए क्या कुछ करना है वो सब चीज़ें आपको जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं बुआई करने के बाद अगले जो 20 से 25 या 30 दिन होते हैं ना, उस टाइम के ऊपर हमें क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले बात आती है भैया बुआई करने के बाद हमें पहली सिंचाई कब करनी है। तो पहली सिंचाई के अंदर भी दो बातें आती है। एक तो वो किसान जो अपने खेत के अंदर शुरू में पड़ेवा करके और मूंग की बुआई करते हैं। दूसरा, हमारे देश में अधिकतर ऐसे खेत होते हैं या फिर अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो पहले सूखे खेत के अंदर मूंग की बुआई करते हैं और ऊपर से वो सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई के भी दो टाइम हुए। अब जिन किसानों ने मूंग की सूखे खेतों के अंदर बुआई की थी, बुआई करने के बाद ऊपर से सिंचाई की थी, तो उनके लिए तो ये पहली सिंचाई हो चुकी है। लेकिन जिन किसानों ने अपने खेत में पड़ेवा करके और फिर इसके अंदर मूंग की बुआई की है, उनके लिए पहली सिंचाई होती जब वो पहला पानी दे रखे होते हैं। उनके खेत के अंदर जो मूंग है ना, वो तो नमी की वजह से जर्मिनेट हो जाती है। अब जर्मिनेट होने का लगभग 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। वो आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग होगी। आपकी मिट्टी उस नमी को कितने दिनों तक संचित करके रखती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी हमारे देश में लगभग 80 या 90% तक किसान है ना, वो सूखे खेतों के अंदर मूंग की बुआई करते हैं और उसी टाइम पर उसके अंदर पहली सिंचाई कर देते हैं। उनके लिए अब वो दूसरी सिंचाई होगी। तो दूसरी सिंचाई का सही टाइम होता है मूंग का जब पौधा जर्मिनेट हो जाता, जमीन से बाहर निकल जाता, उस एक दिन से लेके और अगले लगभग 16, 17 या 18 दिन जब तक ना हो जाए तब तक अपने खेतों के अंदर अपन को मूंग की सिंचाई नहीं करनी। हाँ, दूसरी अवस्था के अंदर अगर आपके खेत के अंदर मूंग की जब हमने पहली सिंचाई की थी या मूंग की जब हमने पहली बुआई कर सिंचाई की थी, उसके बाद हमारे खेतों के अंदर 4, 5, 6 दिनों के अंदर जो खरपतवार निकल आए, तो उस अवस्था के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपनी मूंग की फसल के अंदर स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर दीजिए। वो आप सिंचाई कर सकते हो 12 दिन के ऊपर भी, 15 दिन के ऊपर भी, 16 दिन के ऊपर भी। मतलब आपके खरपतवार जब 2 पत्तियों के हो उस अवस्था के ऊपर अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हो तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। अगर इसको आप छोड़ते हुए इस टाइम के ऊपर किसी भी तरह की लापरवाही करो या फिर सिंचाई के अंदर आप देरी करो तो आगे चलकर ये खरपतवार है ना, वो मुश्किल से काबू आएंगे और खरपतवारों की वजह से उत्पादन है वो 20% से लेकर 50% तक डिक्रीज होता, कम होता है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर आप सिंचाई कर सकते हो। अगर आप अपने खेत के अंदर खुली सिंचाई करने जा रहे हो तो भैया आप बिल्कुल भी 17-18 दिन से पहले अपने खेत में खुली सिंचाई मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप 12 दिन पे, 13 दिन पे, 14 दिन के ऊपर हल्की सिंचाई करके उसको चला के और फिर खरपतवार स्प्रे कर सकते हो। फिर बात आती है भैया इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अभी मैंने आप लोगों से बताया, जब भी आप खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी स्प्रे करते हो, पहले तो अगर आपने जब मूंग की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी डाले होंगे तो आपके खेत के अंदर खरपतवार होंगे ही नहीं। फिर भी किसी वजह से आपके खेतों के अंदर खरपतवार जर्मिनेट हो चुके हैं या फिर उस टाइम पर आप पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी स्प्रे नहीं कर पाए थे, तो अब इस अवस्था के अंदर आपको खरपतवारनाशी का स्प्रे करना जरूरी है, बल्कि बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपने खेत में पहले हल्की सिंचाई कर दीजिए, वो स्प्रिंकलर की मदद से कीजिए, या फिर आप खुली सिंचाई भी करने जा रहे हो तो बिल्कुल हल्की सिंचाई कीजिए, क्योंकि पौधा है ना वो भी छोटी अवस्था का अंदर, इस अवस्था के अंदर अगर अपन ने कच्चा पानी पिला दिया उसके अंदर तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा पेड़ा पड़ जाएगा। इसके दुष्परिणाम आगे चलकर देखने को मिलेंगे। जमीन को आप थोड़ा सा ऊपर से गीला कर दीजिए और फिर इसके ऊपर आप खरपतवारनाशी का स्प्रे कीजिए, जैसे कि फ्यूजीफ्लैक्स आता है या फिर और कोई दूसरे खरपतवारनाशी जिनके अच्छे रिजल्ट आपको देखने
देखने को मिल रहे हो उनके आप स्प्रे कर दीजिए। अब ये स्प्रे तो आपको होगा खरपतवार नाशी के लिए, खरपतवार कंट्रोल हो चुका है। फिर बात आती है भैया इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की, हमारी जब फसल जर्मिनेट होती है तो जर्मिनेट होने के लगभग 1 सप्ताह बाद मूंग की फसल के अंदर लगने वाली इल्ली सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित करती है और वो इल्ली आपको 6-7वें दिन दिखाई देने लग जाएगी। तो उस इल्ली की रोकथाम के लिए आपको अपनी फसल के अंदर 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में आपको एक स्प्रे जरूर कर देनी है। उसके अंदर आपको 2 इंसेक्टिसाइड लेना है। अब इन 2 इंसेक्टिसाइड में पहला इंसेक्टिसाइड आपको लेना है परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, पोल्ट्रीन है या फिर रॉकेट है या फिर प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है। एक 20 लीटर वाला जो पंप है ना आपका, लगभग उसके अंदर आपको 25 ml से लेके 30 ml ये परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन मिला लेना है और इसी के अंदर आपको कोरोजन इंसेक्टिसाइड जो आता है ना 50 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी भी डोज ले लेनी है और इन दोनों को मिला के अपने खेत में स्प्रे कर देना है। निश्चित तौर पर आपकी फसल में लगने वाली इल्ली या फिर कोई भी रस चूसा कीट, चूँकि अभी हमारे जो खेत है ना जो चारों तरफ अपन ने कुछ भी फसल बो रखी थी, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, कोई दूसरी और फसल हो, तो जैसे जैसे खेत खाली होते चले जाएंगे तो उनके अंदर लगने वाले जो भी सकिंग पेस्ट हैं जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है या फिर एफिड जैसे कुछ भी जो भी रस चूसक कीट होता है ना, वो आपके खेत के अंदर हरियाली दिखाई देगी ना तो वो दूर से ही चले आएंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ये स्प्रे लेना है। इसी स्प्रे के अंदर आपको कोई भी स्प्रेडर भी मिला लेना है ताकि हमारे जो इंसेक्टिसाइड है ना इनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। तो भाई ये स्प्रे तो हुई आपकी 7 से 10 दिन के बीच में। फिर जैसे हमारी फसल लगभग 20 दिन की अवस्था के अंदर आ जाती है, उस टाइम के ऊपर आपको एक और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी। उसके अंदर आप एसिटामिप्रिड भी ले सकते हो, उसके अंदर आप एमामेक्टिन बेंजोएट के साथ एक बायर का वाइगो आता है वो ले सकते हो या फिर बायर का डेसिस आता है वो ले सकते हो या फिर दोबारा से आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इनमें से आप कोई 2 इंसेक्टिसाइड ले लीजिए और साथ ही इसके अंदर आपको NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 इनमें से आपको कोई भी लगभग 1 लीटर पानी में 5 ग्राम मात्रा 20 दिन की अवस्था पे जब हमारी फसल हो जाती है ना उस टाइम पर इसी स्प्रे में आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। इससे एक तरफ तो आपकी फसल के अंदर लगने वाले सकिंग पेस्ट या चेविंग पेस्ट जो चबाने वाले जो इल्ली वगैरह होती है ना वो कंट्रोल होगी। दूसरी तरफ आपकी फसल अब 20 दिन की हो चुकी है तो जो हमने शुरुआती चरण में बेसल डोज के अंदर जो भी खाद उर्वरक दिए थे वो तो जड़ें हमारी अच्छे से ले रही, ऊपर से हमने फोलियर स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास NPK 19-19-19 या 20-20-20 के माध्यम से हम ऊपर से दे देंगे तो हमारी फसल को 2 तरह से पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी फसल एकदम लस ग्रीन, चौड़े पत्ते और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाएगी। इसके बाद फिर दोबारा से आपको NPK 13-0-45 स्प्रे कर देनी है। जैसे हमारी फसल के अंदर फूल और फूल से फलियां बन रही हो उस टाइम के ऊपर आपको NPK 0-52-34 का स्प्रे ले लेना है। साथ ही हमें अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह से नमी की कमी नहीं छोड़नी, उसको स्ट्रेस में नहीं आने देना, उसमें पर्याप्त मात्रा में हमें सिंचाई करते रहना होगा। तो दोस्तों ये काम अभी आप कर लीजिए, आगे आगे जो भी कुछ करना होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।